अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती हैं और किस किस तरह आपकी बॉडी पे इफेक्ट शो करती हैं। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो ड्रग एक्ट करती हैं उनको स्टडी करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक नेम है ड्रग एक्टिंग एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हम इस चैप्टर में सारी ड्रग्स, इसके नेम, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें बेसिकली आपने जो एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था अपने फर्स्ट सेमेस्टर में उसी को रिकॉल किया जाएगा। हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोसीड करता है। जैसे नर्व एक्साइट होती हैं, चाहे वो टच हो चाहे पेन हो, कोई भी सिग्नल के थ्रू नर्व एक्साइट होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल आपके नर्व एंडिंग में ट्रैवल करेगा। अब होता क्या है बेसिकली कि सबसे पहले डीपोलराइजेशन का इफेक्ट होगा। डीपोलराइजेशन के फेज आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व होती है वो स्टिमुलेट होती है और उसके अंदर से सिग्नल पास करता करता नर्व एंडिंग तक जाता है, जो कि एसिटाइलकोलिन को एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देता है। तो अब ये जो एसिटाइलकोलिन है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो नेक्स्ट आपकी नर्व एंडिंग थी उसके ऊपर जाके अटैच हो जाती है। जैसे ही अटैच होती है तो ये जो सिग्नल पिछले फर्स्ट मोटर नर्व में जा रहा था, अब नेक्स्ट मोटर नर्व में जाएगा। तो इस तरह जो सिग्नल है 1 to सेकंड से थर्ड से फोर्थ न्यूरॉन तक होता होता आपके ब्रेन की तरफ मूव करता है या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करता है और फिर वहां से एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है। अब अगर ये ब्रेन से वापस आ रहा है तो मोटर नर्व्स के थ्रू आएगा, अगर ये ब्रेन की तरफ जा रहा है तो ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाएगा सिग्नल। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिटेल के साथ पढ़ी हुई हैं। तो बेसिकली होता क्या था डिपोलराइजेशन के फिनोमेना में कि जो आपके नर्व की मेम्ब्रेन थी उसके अंदर जो सोडियम का इन्फ्लक्स था वो इंक्रीज हो जाता था। जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू होती है, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है डीपोलराइजेशन का जो स्टेज है वो कंटिन्यू हो जाती है। अब ये स्टेज कंटिन्यू होती है अनटिल टर्मिनल नर्व एंडिंग ऑफ दैट न्यूरॉन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे वो सिग्नल मूव करता करता टर्मिनल एंडिंग के पास पहुंचेगा या एंड प्लेट के पास पहुंचेगा, वहां जाके ये क्या करेगा, जो एसिटाइलकोलिन के पैकेट्स थे उसको क्या करेगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसके अंदर रिलीज कर देगा। ठीक है। अब वो जब रिलीज होगा तो उसके बाद क्या होगा कि फर्दर आगे ये प्रोसीड करता जाएगा। अब जैसे ही एसिटाइलकोलिन ने जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आगे अपना इफेक्ट शो कर दिया, अब वहां पे तो एसिटाइलकोलिन जमा नहीं रहेगा ना, तो वहां पे एसिटाइलकोलिन क्या करता है कि जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है वो इस एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। तो इसी बेस पे ये जो मैकेनिज्म है, इसी बेस पे इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हम ड्रग्स पढ़ेंगे इसी मैकेनिज्म को देखते हुए। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैन बी इंक्रीज बाय एंटी कोलेस्टरेज ड्रग। अब क्या था कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज क्या करती है कि एसिटाइलकोलिन के जो मॉलिक्यूल हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। क्यों डिस्ट्रॉय करती है कि जितना एसिटाइलकोलिन ने नेक्स्ट नर्व एंडिंग को एक्साइट करना था वो जब इफेक्ट हमें मिल गया है, तो उसके बाद जो एसिटाइलकोलिन की मौजूदगी है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो वेस्ट है।
ठीक है, वो डेब्रिस है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिनेस्टरेज प्रेजेंट होता है। अब अगर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन नेक्स्ट रिसेप्टर के साथ अटैच होती जाएगी, इफेक्ट शो करती जाएगी। ठीक है, तो इस लिहाज से कुछ ऐसी ड्रग बनाई जाती हैं जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के नॉर्मल फिनोमेना को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हाइड्रोलाइज नहीं होती, और जो डिपोलराइजेशन का फिनोमेना है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन की एग्जांपल आ जाती हैं, जिसको मेस्थीनिया ग्रेविस में इस्तेमाल करते हैं। मेस्थीनिया ग्रेविस एक क्या नाम है, पट्ठों की बीमारी है। ठीक है, तो इसका बारे में आपको ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इसके अंदर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये इसकी एक एग्जांपल है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि नियोस्टिग्मिन जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है उसकी जो नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन है वो मिस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स को देखते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, इसका क्या मतलब होगा कि ये डिपोलराइजेशन के फिनोमेना को प्रोसीड नहीं करने देंगी। ठीक है, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं आर यूज्ड बाय एनेस्थेटिस्ट टू रिलैक्स skeletal muscle during surgical operation and to prevent muscle contraction during electroconvulsive therapy. Basically न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करने का मकसद क्या होता कि आपकी जब भी ये नॉर्मल डिपोलराइजेशन हो रही है, जो फिनोमेना है डिपोलराइजेशन का, उसके एक्शन में क्या हो रहा है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके जो नर्व है वो जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगी, अगर आगे मसल है या आगे न्यूरॉन है, अगर मसल है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट रिसेप्टर्स हैं उसके वो फर्दर उसको इनटेक करते रहते हैं, एक्साइट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना है वो प्रोसीड करता है। अगर न्यूरोमस्कुलर नॉर्मल एक्शन करता रहे, अगर हमने मसल को रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमेना को रोकना है या बॉडी को पैरालाइज करना है, तो उसके लिए हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा कि मसल्स के जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जो पार्ट था जिसमें उसने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम रोक देंगे। इसका पीछे बेसिक फिनोमेना क्या होता है, जैसे हम न्यूरोमस्कुलर ड्रग देते हैं तो वो क्या करती हैं, एसिटाइलकोलिन जो नर्व एंडिंग से रिलीज होता है उसके साथ compete करती हैं। दोनों, एक तरफ ड्रग प्रेजेंट है, एक तरफ एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है। अब जब एसिटाइलकोलिन जाके रिसेप्टर के ऊपर, जो आपके मसल के ऊपर रिसेप्टर अटैच हैं, उसके साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड हो जाएगी, तो क्या करेगी, आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी। ठीक है, अगर उसकी जगह ड्रग बाइंड हो जाएगी, एसिटाइलकोलिन की जगह जो हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग दी है वो अटैच हो जाएगी रिसेप्टर के साथ, तो क्या करेगी कि वो चैनल की सोडियम चैनल की ओपनिंग ही नहीं करवाएगी, सोडियम चैनल ओपन ही नहीं होंगे, इफ्लक्स इनफ्लक्स नहीं होगा, और आपका जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, खत्म हो जाएगी। अब इस प्रॉपर्टी को कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने जाके रिवर्स एक्शन परफॉर्म किया है एसिटाइलकोलिन की बजाय। These competitive antagonists reduce the end-play depolarization produced by acetylcholine to size that it is below the threshold for the muscle action potential generation and so cause a paralysis। अब होता क्या है कि ये जाके एसिटाइलकोलिन की जगह न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग अटैच होगी और उसने आगे क्या करना है कि एक्शन पोटेंशियल जारी नहीं होने देना, और एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकेगी, पैरालाइज हो जाएगी।
अब डीपोलराइजिंग ब्लॉकर क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। ये क्या होते हैं कि ये आपके सोडियम चैनल को तो कर देते हैं ओपन, पर इसकी क्या काम करते हैं कि ये अपने जो सिग्नल होते हैं उसको फर्दर शॉर्ट टाइम के लिए प्रोपेगेट करते हैं, उसके बाद रिपोलराइजेशन के फिनोमेना को इन्हांस कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, रिलैक्स रहता है। अब इसकी एग्जांपल में सूजा मैथोनियम आती है। ये भी क्या करती है कि आपकी मसल बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कर देती है, सिग्नल को पास नहीं होने देती। अब इधर थोड़ी सी एसिटाइलकोलिन की डिस्क्रिप्शन बताई है। एसिटाइलकोलिन एक इज सिंथेसाइज्ड इन मोटर न्यूरॉन टर्मिनल फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइलको एंजाइम ए बाय एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो इधर नॉर्मल प्रोडक्शन है कि जो एसिटाइलकोलिन है बेसिकली कोलिन और एसिटाइलको एंजाइम ए से मिलकर बना है, और इसका ये किसकी वजह से बन रहा है, एसिटाइल ट्रांसफरेज की वजह से। तो जो नर्व एंडिंग है उसमें क्या होता है कि जो कोलिन है ये नर्व एंडिंग में ले ली जाती है जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स के अंदर से, ठीक है। और जैसे ये इनटेक होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक्शन पोटेंशियल परफॉर्म होगा। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही एसिटाइलकोलिन नर्व टर्मिनल के अंदर बन रहा होता है वेसिकल की फॉर्म में, एसिटाइल को एंजाइम और जो कोलिन है दोनों आपस में जब मिलके एसिटाइलकोलिन बनाते हैं तो ये पैकेट्स की फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में जो टर्मिनल है, नर्व टर्मिनल है, उसके पास मौजूद होते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल प्रोसीड करता है, कैल्शियम आयन क्या करते हैं कि एंटर हो जाते हैं उस नर्व एंडिंग पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नर्व एंडिंग के अंदर मौजूद वेसिकल हैं, एसिटाइलकोलिन के भरे हुए पैकेट्स हैं, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। अब जो कैल्शियम आयन है ये उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट है एसिटाइलकोलिन के पैकेट्स को रिलीज करने के लिए। अब ये जैसी कैल्शियम पोटेंशियल जो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगा तो कैल्शियम आयन जैसे ही आउट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएंगे तो क्या होगा कि जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एसिटाइलकोलिन विद इन सेकेंड्स मिली सेकेंड ये सारे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर कैल्शियम की बजाय मैग्नीशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट हो जाए तो ये क्या करता है कि ये आपकी जो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह हम मैग्नीशियम का जो बाइवेलेंट आयन है उसको भी हम एज ए एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एसिटाइलकोलिन की ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी। इसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल रुक जाएगा, ट्रैवल नहीं कर सकेगा आपके मसल की तरफ, और आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स की बात करें तो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, निकोटीन होते हैं, इसलिए इसको निकोटिनिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। दी रिसेप्टर चैनल कॉम्प्लेक्स इज pentameric and is constructed from 4 different protein subunits that span the membrane and are arranged from central pore through which the cations flow. Acetylcholine molecule bind to the 2 alpha units inducing a conformation change that open the channel for about 1 मिलीसेकेंड। अब होता क्या है बेसिकली, इधर निकोटीन रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि ये एक प्रोटीन इन नेचर है, इसके अंदर 5 चेन्स होती हैं, 5 एक साइक्लिक चेन्स होती हैं। तो और ये जैसे ही इसके साथ आके एसिटाइलकोलिन अटैच होती है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज ऐसा आता है जिसकी वजह से जो सोडियम चैनल है ओपन होते हैं तो ये एक्शन पोटेंशियल को पास कर सकते हैं। अब कुछ प्री सिनेप्टिक एजेंट हैं आपके न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स के अंदर, ये क्या करते हैं कि ये एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ही रोक देते हैं, ठीक है। अब जैसा कि एक ब्यूचुलिनम टॉक्सिन है जो कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूचुलिनम जो बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया,
उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है कि ये जो आपका एसिटाइलकोलिन है उसका रिलीज को रोकता है। The exotoxin in extraordinarily potent and prevent acetylcholine release by enzymatically cleaving the protein synaptobravin required for the docking of the vesicle within the presynaptic membrane। अब जो synaptobravin है उसको ये जो बोtulinum टॉक्सिन है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब चूंकि आपकी एसिटाइलकोलिन है साइनेप्टोब्रेविन के ऊपर अटैच होके आपके साइनेप्टिक टर्मिनल से मूव ऑन होना था, तो अब साइनेप्टिक ब्रेविन ही वो जो प्रोटीन है जो इसको एसिटाइलकोलिन को बाइंड करती है वो ही डिस्ट्रॉय हो गई है। तो आगे आपके जो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल हैं वो प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब इधर बताया हुआ है कि ब्यूचोलिनम टॉक्सिन टाइप ए को हम ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐसा ट्रीटमेंट जिसके अंदर पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो सख्त हो जाते हैं, डिस्टोनियाज हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन या स्पाज्म हो जाता है, पूरी बॉडी अकड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में इसको एज ए डोज हम देंगे। डोज देंगे तो क्या होगा कि पेशेंट का जो पूरे मसल्स हैं वो पैरालाइज हो सकते हैं। अब इसके एग्जांपल में एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है, वो भी क्या करता है कि वो आपके कैल्शियम इनफ्लक्स को रोक देता है। जैसे कैल्शियम एंटर नहीं होगी आपके उसके लिए एसिटाइलकोलिन को रिलीज करवाने के लिए, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के लिए कैल्शियम आएगी नहीं सेल के अंदर, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा। एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ जाके अटैच नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगी मसल की, मसल रिलैक्स रहेंगे। अब एक कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स क्या होती हैं कि ये एक बल्कि रिज्ड किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम मौजूद होता है। अब ये क्या करते हैं कि इन ड्रग्स को हम इंट्रावीनसली देते हैं क्योंकि ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। इसके The choice of particular drugs is often determined by side effect produced। अब कोई भी जो ड्रग हम ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट को पहले देखना पड़ता है। अब इन जो ड्रग्स हैं उसके साइड इफेक्ट में क्या आता है कि ये हिस्टामिन को जो एंटीकोलिनर्जिक है उसको रिलीज करता है, वेगस नर्व की ब्लॉकेजिंग करवा देता है, गैंग्लियन को ब्लॉक कर देता है। आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको ये मिमिक करना शुरू कर देता है। जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या था, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन थी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को ये मिमिक करना शुरू कर देता है जैसे हर वक्त ही कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो। The onset of action and duration of action of neuromuscular blocking drugs depend on the dose but also on the other factor. For example, prior use of suzamethonium anesthetic agent used। अब इधर बात की है कि अगर जितनी आपने डोज दी है, 5 mg दी है, 50 mg दी है या 150 mg दी है, जितनी भी mg आपने डोज दी है, आपका जो न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट आ रहा है ड्रग का वो आपके जो ड्रग की डोज पे डिपेंड करता है। अब इधर एक ड्रग की एग्जांपल दी है पेनक्यूरोनियम। ये भी क्या है, अमाइनो स्टेरॉइड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, पर इसका फ़ायदा ये है कि ये ना आपके गैंग्लिया को ब्लॉक करता है, ना हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। ठीक है, ना हिस्टामिन को रिलीज करता है, और इसका ये साइड इफेक्ट है कि ये आपका हार्ट की बीट को तेज कर देगा, टैकीकार्डिया कर देगा। अब कुछ दूसरी ड्रग हैं जैसे विकोरोनियम एंड एट्राक्यूरियम। ये दोनों भी क्या करती हैं कि जो विकोरोनियम है इसका आपके हार्ट के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम इसको हार्ट के कार्डियक पेशेंट को दे सकते हैं। इसका जो इनएक्टिवेशन ये क्या करता है, आपके लिवर को इनएक्टिव कर देगा। इसकी जो अगर आपने इसकी डोज दी है तो 20 से 30 मिनट के लिए इसका असर रहता है। ठीक है, अब एट्राक्यूरियम की बात करें तो इसका 15 से 30 मिनट के लिए इसका ड्यूरेशन है अपना एक्शन शो करने का।
अब ये क्या करता है कि ये सिर्फ ठंडे और लो पीएच पे इसको स्टेबल किया जा सकता है। बॉडी टेम्परेचर पे ये क्या शुरू हो जाता है, ये डीनेचर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब सीजा ट्रैक्यूरियम, ये भी एक एट्राक्यूरियम का आइसोमर है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये हिस्टामिन का रिलीज नहीं करता, पर इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट शो होते हैं। रेक्रोरियम, ये भी एक इंटरमीडिएट इसका एक्शन है, 30 मिनट तक प्रोलॉन्ग करता है। इसके अलावा ये क्या है कि ये कार्डियोवास्कुलर के ऊपर इसके साइड इफेक्ट कम है। डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, इसके अंदर स्यूजामेथोनियम भी आती है। इसका जो एक्शन है वो 2 से 6 मिनट तक होता है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग होता है। ठीक है, अब नॉर्मली ये क्या करता है कि ये प्लाज्मा के अंदर सूडोकोलोनेस्ट्रेज के तौर पे एक्ट करता है, जाके ये क्या करेगा कि जो इस कोलोनेस्ट्रेज था जो कि एसिटाइलकोलिन को क्या करता था, डिस्ट्रॉय करता था, उसकी तरह ये एक्ट करेगा, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन आपके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहेगी और मजीद एक्शन परफॉर्म करवाती रहेगी। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक, the resultant depolymerization causes a brief train of muscle action and muscle fiber twitches। अब इसकी वजह से muscle twitches हो सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक then occur as a result of several factors which include, अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक बहुत से फैक्टर की वजह से होता है। कैसे कि ये आपके जो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देगा, आपके मसल के अंदर से जो सोडियम का इनफ्लक्स था उसको नहीं होने देगा, और उसके अलावा इसका क्या है कि ये आपके जो एक्टिव साइड रिसेप्टर्स हैं उसको डिसेंसिटाइज कर देगा, जिसकी वजह से वो जो रिसेप्टर हैं एसिटाइलकोलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। तो इधर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है कि ये आपकी कम्पिटिटिव हैं, ये डीपोलराइजिंग हैं। ये ड्रग्स जो हैं वो क्या कर रही हैं कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ही कम कर रही हैं, जिसके अंदर हेमिकोलिनियम, ब्यूटिलिनम टॉक्सिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं। ऐसी जो पोटेंशियल ट्रांसमिशन करवा रही हैं उसमें एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस आ जाते हैं, जो कोलिन के जो कोलोनेस्ट्रेज है उसके एक्शन को रिवर्स कर देंगी, जिसमें पायरोडोस्टिग्मन आ जाता है, नियोस्टिग्मन आ जाता है, डिस्टिग्मन और एंडोफोनियम आ जाते हैं। ठीक है, और जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स में कम्पिटिटिव हैं, ट्यूबाक्यूरारिन, पैंक्यूरेनियम, विकोरोनियम, एट्राक्यूरियम, क्लस्ट्रिक्यूरियम, रोक्यूरियम, मीवाक्यूरियम। ठीक है, और जो डीपोलराइजिंग है उसके अंदर स्यूजामेथोनियम। ठीक, अब जो कॉम्पिटिटिव हैं वो क्या करती हैं कि आपके जो एसिटाइलकोलिन का रिलीज है उसी चैनल को ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, जब ये चैनल को ब्लॉक करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा। डीपोलराइजिंग क्या करती हैं, नॉर्मल सोडियम का इनटेक तो करने देती हैं, सोडियम का इनफ्लक्स तो करने देती हैं, पर ये क्या करती हैं साथ ही डिसेंसिटाइज कर देती हैं आपके जो रिसेप्टर साइट है उसको, और एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बावजूद भी अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि रिसेप्टर के साथ वो जाके अटैच भी हो जाए तो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, अपनी एफिकेसी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग्स के ऊपर था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा, और जो क्वेश्चन क्यूरीज हों, आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे अपने ऑफिशियल ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।